नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार गुप्ता और नगर पालिका अधिनियम में हम अध्याय 12 पढ़ रहे थे और इसके तहत हमने धारा 245 तक कवर कर लिया था। आज हम धारा 246 से 260 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे इसमें। और आज मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो मुझे लगा बतानी देनी चाहिए थी। देखो, जो ईओ का एग्ज़ाम है उसका भी जो 12 जनवरी को युवा दिवस हुआ था, उस दिन इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो लोगों को ये लग रहा है कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखो, मैं एक चीज़ तो आपको 100% बता देता हूँ श्योरिटी के साथ, ये वैकेंसी आएगी। या तो शायद बजट के बाद इसका अनाउंसमेंट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। या जो अब आएगी वैकेंसी वो शायद बढ़ के आएगी, 100+ सीटों पे आएगी। ठीक है। इसके अलावा जो मुझे लगता है एक और चीज़ वो ये है कि ये जो नवंबर वाला इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, दिसंबर में जो खाली छुट्टी हुई रिजल्ट रखा हुआ है आरपीएससी ने, उसके अंदर ये वैकेंसी की एग्ज़ाम ही हो जाएगी, ये मेरे को लगता है। और मैंने एक दो जगह देखा भी था, तो मुझे जो सोर्सेज मिले हैं उसमें यही है कि ये वैकेंसी इस साल आराम से कंप्लीट हो जाएगी। रिजल्ट शायद इसका नहीं आएगा इस साल तक, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम है वो इस साल होगा ये 100%। तो एक तो ये चीज़ बता देता हूँ। फिर दूसरी बात कि अगर आप कोई और एग्ज़ाम कर रहे हो, मान लो आप ईओ प्लस आरएस या फिर एसआई, भाई आप एसआई कर रहे हो, इसके बाद अपना देखो ये अप्रैल में है, आरएस अपना आरएस का प्री है वो हमारा मई में है, यही बोला गया है ना। और अपना ईओ है ये मान लेते हैं अपन नवंबर मान लेते हैं। ठीक है। अगर अपन इन तीनों को एक सीक्वेंस में ले, भाई आप इन्हीं मतलब अधिकारी पद की बात कर रहे हैं, तो अगर आप से उसी लेवल पे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो बताता हूँ। देखो, आप ऐसा अप्रैल में है तो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे ऑलरेडी इसके लिए, तो आप हिंदी पढ़ रहे होंगे। ठीक है। साथ में आप इसके पेपर 1 के लिए पढ़ रहे होंगे तो जीएस पढ़ रहे होंगे, जो जीएस सेम टू सेम अपने आरएस प्री में आता है। ठीक है। तो अगर आप अप्रैल 25 में एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली आरएस प्री के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। तो आपका जीएस वाला पोर्शन है वो आपको आरएस प्री में ऑटोमेटिकली फ़ायदा दे देगा। जो भी मैथ रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, सब करंट अफेयर सब डिटो डिट आपको आरएस प्री में क्वालिफाई करवा देगा। तो आप एसआई हो गया, एसआई से फिर आरएस प्री क्लियर कर लोगे, ये वाला पोर्शन हो गया खत्म। इसके बाद आप अगर आप प्री निकाल देते हो तो मेंस के लिए आ जाओगे, आप आओगे, ये बात पक्की है। तो मेंस वाले जंग में आओगे। और अगर आप ईओ निकालना चाहोगे इस दौरान, देखो मई में ये हो रहा है, तो इसके बाद ये मान लो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने देगी, अगस्त सितंबर मान लो। तो यानी अगर अपन माने भी तो ईओ से पहले अपने पास चांसेज है कि मेंस हो जाएगा, अगर मान के चलें एक बार के लिए। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक रहेगी तो बता रहा हूँ मैं, आरएस मेंस हो जाना चाहिए यहाँ तक कंप्लीट। तो आपकी वो प्रिपरेशन आप रखते हो ना जीएस वाली, वो आपको मेंस तक काम आने वाली है यहाँ से। ठीक है। और ईओ में ऑटोमेटिकली जैसे ही मेंस से फ्री होंगे आप ईओ में आ जाओगे, अगर सीक्वेंस जो बता रहा हूँ वैसे ही करना चाह रहे हो तो। अगर आप प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी, आप एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने आरएस दिया हुआ है पहले या फिर प्रिपरेशन की हुई है, आप कोचिंग संस्थाओं से पढ़ चुके हैं, तो आप पहले एसआई दोगे, एसआई के बाद प्री में आ जाओ, प्री के बाद आप अपने मेंस की प्रिपरेशन में आ जाओ। अगर क्लियर होता है उसके बाद अपन ईओ में आ जाएंगे। क्योंकि देखो बैकअप रखना जरूरी है, एसआई भी रखना रखो, ईओ भी रखो और आरएस भी रखो। ठीक है। तो उसके साथ आप कंटिन्यू कर पाओगे, ऐसा है। इसके अलावा बात करें तो इसकी सब्जेक्ट की, तो अगर जीएस वालों की बात करें, पढ़ने के मटेरियल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो देखो जीएस में अपने अगर राजस्थान पोर्शंस की बात करें, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ठीक, तीनों की बात करता हूँ मैं। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है। अगर आपके पास टाइम है और आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे शिद्दत से और कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक उठाओ, वो आप ले सकते हो। उसके अपडेट नया वर्जन भी आ गया है, संस्करण आ गया है, तो आप वहाँ से मार्केट से ले लेना इसको और इसको पढ़ना। आप एक तो नोट्स पढ़ रहे हो तो ठीक है, वो तो पढ़ो ही, लेकिन आप उसके अंदर कंटेंट को थोड़ा वाइड करना चाहते हो, थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए भी सेम हिंदी ग्रंथ अकादमी आता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी, देखो पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अध्यक्षों से रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो आप या तो कोचिंग संस्थाओं से पढ़ लो, नो प्रॉब्लम, वहाँ से भी सेम क्वेश्चन वही मिल रहे हैं। पर वो यही है कि अपनी इतनी माइंड की कैपेबिलिटी नहीं रहती कि अपन इतनी बारीकी से चीज़ें याद रखें। तो जो अपन रेगुलर वाली पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ते रहो अपने। भाई रेगुलर वाली
जैसे कि अपन वही पंचायत समितियाँ पढ़ रहे हैं, पंचायत वाली पढ़ रहे हैं, नगर पालिका नगर निगम पढ़ रहे हैं, वही तहसीलदार, वही पटवारी, जो सब अपन पढ़ते आ रहे हैं उसी को रेगुलरली पढ़ो। वही जो अपने 2 दिन एक्ट है वो पढ़ लो उसमें, ठीक है। तो उनको आराम से अपन यहाँ कवर कर सकते हैं राजस्थान पॉलिटी के अंदर। क्योंकि जो अगर आप ज़्यादा डीपली जा रहे हो, अध्यक्ष वगैरह को डिटेल में पढ़ रहे हो, तो वो 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अगर अपन उस पर फोकस करते हैं तो अपने दिमाग पे इतना प्रेशर हो जाता है कि अपन बाकी चीज़ें भूलने लगते हैं। तो अगर वहाँ थोड़ा कम भी फोकस करोगे, बाकी जगह अच्छा नंबर निकाल लोगे तो वहाँ फ़ायदा हो जाएगा। फिर अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत प्रीफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। मैं तो हर बार उसी को पढ़ता हूँ, उसी का रिवीजन करो, उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ बता सकता हूँ राजस्थान वाले पोर्शंस के लिए, जो मैं हमेशा करता था पहले जब मैं पढ़ रहा था। मैं दिशा लाता था, इसकी 2020 आती है दिशा 2020। मैं नहीं बोलता कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए पढ़नी चाहिए, पर अगर कोई नया है या उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए दिशा इसलिए अच्छी है क्योंकि उसको पता होता है किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कौन सा पोर्शन है उसको हमें बहुत ज़्यादा फोकस से बहुत डीपली पढ़ना होता है। क्योंकि जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ चुके होते हैं ना, वहाँ क्वेश्चन फिर वो डीपली बनाता है, और जिससे अभी नए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए गए तो वहाँ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए अपने को अगर सब्जेक्ट की डिटेलिंग में जाना है, उसको समझना है कि सब्जेक्ट में से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पुट हो सकता है, तो उसको समझने के लिए दिशा 2020 भी जरूरी है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसका भी लाभ मिल जाता है। और एक क्या होता है, इससे अपने को पता होता है कि अपन जो पढ़ रहे हैं, देखो अपन पढ़ते 50 चीज़ें हैं, एग्जीक्यूट 40 करते हैं, नंबर 30 आते हैं। देखो ये समझो, एक सीक्वेंस है जो टीचर बताते हैं मेरे को कि मान लो 100 का सिलेबस है, अपने पास उसके लिए 90 का मटेरियल होता है, मतलब 10 तो अपने ये मान लो कभी आएंगे भी नहीं पेपर में सेम टू सेम। उसमें से अपन मान लो 70 कैप कर सकते हैं वहाँ एग्जाम में, और अपने नंबर आते हैं 60। मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, ये मेंस के लिए बताया था हमको, मैं सब एग्जाम्स के लिए नहीं बोलता ये वाली बात, मेंस के लिए यही है। क्योंकि अपन उतना लर्निंग नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, उतना रिटेन नहीं कर पाते हैं। भाई ऑब्जेक्टिव में तो होता है कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तुम टिक मार्क कर सकते हो कि अगर तुम्हारे रिकॉल हो गया उस टाइम पीरियड में तो ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पेपर के साथ समझोगे। आपको क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन पेपर करने के देखो फायदे क्या हैं, मैं आपको 1-2 फायदे बता देता हूँ अच्छे से। देखो एक तो आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है, ठीक है। 2 घंटे या 3 घंटे का जो पेपर, तो 3 घंटे आप उस एग्जाम में बैठ तो हो ना। जैसे एग्जाम एक तो बहुत सारे इसलिए देते हैं कि मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह देते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। टेस्ट को टेस्ट की तरह नहीं, एग्जाम की तरह देना चाहिए, और जिस दिन एग्जाम हो ना उस दिन उसे टेस्ट की तरह देना चाहिए। दोनों, अगर आप इस माइंडसेट के साथ कोई एग्जाम देने जाओगे ना, तो जो एग्जाम फियर बोलते हैं ना कि यार एग्जाम का फियर है, मुझे चीज़ें उस दिन याद भूल जाता हूँ, वो कभी नहीं होगी अगर आप टेस्ट को एग्जाम की तरह और एग्जाम को टेस्ट की तरह दोगे तो। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे समझ में आती है और मुझे लगती है कि सबको समझनी भी चाहिए। तो ये एग्जाम वाला फियर आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर्स करने का क्या फ़ायदा है, आप 3 घंटा बैठना सीखते हो। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कभी उठ गए, पानी पी लिया, चाय पी ली, कभी फ़ोन चला लिया, कुछ और कर लिया। 3 घंटे कंटिन्यू बैठना सीखना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में आप 3 घंटे नहीं बैठते हो, 1 घंटे पहले जाके बैठते हो ना भाई। 1 घंटे पहले एंट्री करवा देते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन, 50 तरह की बातें होती रहती है, दिमाग घूमता रहता है। पेपर करने के बाद अपन एक और है ना, 3 घंटे अपन बैठते कितने, 4 घंटे वहाँ एग्जाम में, 4 घंटे बैठते हैं अंदर, बाहर 1 घंटे पहले पहुँचते हैं अपन। तो मतलब 6 घंटे की वो जर्नी होती है, वो 3 घंटे के पेपर के लिए अपनी कम से कम 6 घंटे की जर्नी करते हैं, तब जाके वो 3 घंटे का पेपर देते हैं। तो वो स्ट्रेस समझने में आना चाहिए आपको 6 घंटे वाला। वो 6 घंटे वाला स्ट्रेस समझने के लिए आपको 3 घंटे का पेपर बहुत शिद्दत से देना चाहिए। 3 घंटे का पेपर अपन क्या करते हैं, 2 घंटे में दिया, सबमिट किया, काम खत्म, मतलब रख देते हैं, आंसर मिलाने लग जाते हैं, करते हैं ना अपन ये। वो नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे बैठ के गलत भी तो करोगे आंसर। भाई 2 घंटे आपने पेपर दिया, उसके बाद अपन 1 घंटे बैठते हैं ना, उसके बाद जो किया हुआ ना उसको गलत करते हैं अपन बैठ के। कभी करना ये काम, अगर आप नए नए हो, पेपर नहीं दिए हैं आपने कभी ज़्यादा, तो आप ये गलतियां हमेशा करोगे। तो ये गलतियां सुधारने का तरीका यही है कि आप 3 घंटे बैठो, प्रॉपरली 3 घंटे टाइमर लगा के बैठो। मोबाइल में आराम से टाइमर मिलता है, घड़ी है तो घड़ी में टाइमर लगाओ, लेकिन 3 घंटे बैठ के पेपर देना है प्रॉपरली। आया समझ में? नेगेटिविटी तो पता चलेगा ना कि आप नेगेटिव कितना कर लेते हैं बैठ के एक्स्ट्रा। एक्यूरेसी पे ध्यान दो अपनी। एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन ही नहीं करो। बहुत सारे ये क्या करते हैं कि मान लो 150 क्वेश्चन का पेपर होता है अपने प्री का, ठीक है, और अगर ईओ की बात करें तो अपने 120 क्वेश्चन 120 मिनट होता है, ठीक है। ये देखो, ये 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से मैं जब मेरा पहला प्री दिया था मैंने 143 क्वेश्चन किए थे, मैं सिलेक्ट हो गया था प्री में। जब मैंने दोबारा वाला प्री दिया था उसके टाइम मैंने 99 क्वेश्चन किया था। मेरे 99 में से क्वेश्चन सही कितने थे,
मेरे शायद 93 या 4 सही थे। एक्यूरेसी देखो, है ना खतरनाक। और यहाँ पे जब मैंने किए थे तो मेरे गलत शायद 30 क्वेश्चन गलत हुए थे, 30 के 40 क्वेश्चन, 43 या 42 क्वेश्चन गलत, ऐसे गलत हुए थे। तब भी मैं क्या था, तब मैं यहाँ पास था और यहाँ मैं फेल था। और इसके बाद जब मैंने प्री दिया था, उसके अभी सेकेंड लास्ट, ये लास्ट वाला 25 वाला, तब मैंने 138 करके आया था मैं, जिसमें से मेरे 102 मार्क्स थे, यानी मेरे क्वेश्चन सही होंगे शायद 90 के आसपास मेरे क्वेश्चन सही थे, 90। तो इसमें मैंने 40 गलत किए, 30-40 नेगेटिव काट पीट के। इसका मतलब ये ज़्यादा क्वेश्चन करने के कुछ तो फायदे हैं, ये समझना आना चाहिए। क्योंकि अगर पेपर ईजी है, जैसे ये वाला पेपर था ना 99 किए थे मैंने, ये पेपर ईजी था पर मैं स्ट्रेस में था, स्ट्रेस की वजह से मैंने 99 क्वेश्चन ही किए थे उस टाइम पर। ये 99 क्वेश्चन करने की वजह से मैं सिर्फ 1 मार्क्स से प्री रह गया था मेरा। मैंने 3 बार आरएस दिया है, उसमें से 1 प्री नहीं हुआ है मेरा, 1 मेंस नहीं हुआ और 1 मेरा इंटरव्यू। तो ये हो जाता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों को गलत तरीके से ले जाते हैं या कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। इसलिए इन पे थोड़ा फोकस करो, अपनी लर्निंग देखो। पढ़ते सब है, गधों की तरह पढ़ने वाले भी होते हैं और घोड़ों की तरह पढ़ने वाले भी होते हैं। तो गधे वाले हो तो घोड़े पे आ जाओ, और घोड़े वाले हो तो उड़ने वाले घोड़े पे पहुंच जाओ। क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से पढ़ रही है और बहुत अलग अलग तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ रही है। एक कंटेंट के पीछे मत भागो कि 50 तरह का कंटेंट उठा लिया, याद एक भी नहीं है। या तो एक कोचिंग का नोट्स उठाओ और प्लस ऑथेंटिक एक बुक रख लो, बात खत्म। और रखना है तो क्वेश्चन बैंक रखो। किसी भी, अगर तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो क्वेश्चन करो ना यार, जितने क्वेश्चन करने करो। मार्केट में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 क्वेश्चन। मैंने जूनियर अकाउंटेंट दिया था, मैंने 1 महीने के अंदर 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए थे। मुझे पता भी नहीं था मैंने कब कर दिए, मैंने बाद में जाके पेपर्स काउंट किए थे कि मैंने इतने पेपर्स दे चुका हूं मैं। तो इसलिए जितने क्वेश्चंस करोगे, जितने अलग तरीके से सोच पाते हो, क्वेश्चन से अलग तरीके से सोच पाते हैं, नोट्स से नहीं सोच पाते अपन अलग तरीके से। कुछ अलग होगा तब भी अपन इग्नोर हो जाता है। जैसे 500 लाइनें हैं, 500 लाइनें में दूसरे वाले कंटेंट में 100 लाइनें अलग है या 50 लाइनें अलग है, तो क्या कर लोगे आप उसको, इतना 50 को पढ़ के? अगर 500 की 500 आपको याद है, ये 50 याद नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके, आप आराम से उसमें भी क्लियर कर जाओगे। तो इसलिए कंटेंट के पीछे मत भागना, सिंपल लॉजिक है। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसको अच्छे से पढ़ो। एक ऑथेंटिक बुक जरूर रखो, क्योंकि अब जो पैटर्न बदल रहा है तो हमें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो ऑथेंटिक बुक रखो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो अपन अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो उसके साथ आप पैरेलली कंटिन्यू रख सकते हो आप उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने वाली है, जो आप समझना चाहिए प्रिपरेशन से स्टार्ट करने से पहले भी और प्रिपरेशन के दौरान भी। क्योंकि एक तो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, वो स्टार्टिंग में काम कर जाएगा या बीच बीच में कोई तुम्हें बता देगा, मोटिवेट कर देगा तो हो जाएगा। पर जब तक खुद मोटिवेट नहीं होगे तब तक वो चीज़ नहीं हो जाएगी। जैसे आपका मन आरएस बनने का है, लेकिन आप क्या करते हो, एलडीसी का फॉर्म भर देते हो, 4th ग्रेड का भर देते हो, और कुछ फॉर्म भर देते हो। या तो इससे क्या होता है ना, आप डाइवर्ट हो जाते हो, क्योंकि सिलेबस तो सेम नहीं है। जैसे कि आप कोई बोले एसआई और आरएस का करना है, सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? एसआई का डिट्टो सिलेबस आरएस प्री का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। एसआई करके आरएस प्री में घुस जाओ ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद अगर बात करो ईओ में जाओ, ईओ में जाना चाहते हो तो भाई देखो, तो आपको पार्ट बी अलग पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अपना जो जर्नी है इस हिसाब से फिक्स करो कि हमें अपना मेन टारगेट है, उसके साइड बाय को प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे कि आप आरएसपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साइड बाय साइड आपको ऐसा का बाय प्रोडक्ट मिल गया, क्या बुराई है, लो ना उसको। लेकिन आप कर आरएस के रहे हो, अभी एलडीसी के 10,000 वैकेंसी है तो आप उसको भर दे रहे हो। उसके लिए आपको इंग्लिश अलग से पढ़नी है, ठीक है, वो आपके आरएस मेंस में आ जाएगी। हिंदी अलग पढ़नी है, और भी चीज़ों को अलग लेवल पे पढ़ना होता है। फिर आप अगर एलडीसी में हो गया तो फिर टाइपिंग करनी है, वो कहाँ करोगे आप? टाइप कहाँ है आपको टाइम करने का? आपको 6 घंटे बैठ के लिखना पड़ता है आरएस मेंस के अंदर, लिखना पड़ता है ना। तो फिर आप कैसे कर जाओगे उस टाइपिंग वाले टाइम, कहाँ निकालोगे इसके लिए? प्रॉब्लम ये है। तो अपनी लीग में जो आ रहा है उसको छोड़ो मत, लीग से बाहर है उसको छुओ मत, बात खत्म, ठीक है। तो आज शायद बातें ज़्यादा हो गई है, तो कोई बात नहीं, ज़रूरी थी इसलिए बताइए। और ज़्यादा लग जाए तो भी बोल दिया करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई है अपने तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आप जो भी बात है कह सकते हो, जो भी चीज़ें आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई भी डाउट किसी भी एग्जाम से, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं यूओ पढ़ा रहा हूँ या एक्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जितना मुझे समझ में आती है, जो मैं बता पाऊँगा मैं आपको पक्का बता दूंगा। जो नहीं आएगा मैं कहीं से पूछा के बता दूंगा, पर आपके पास चीज़ें पहुँचा दूंगा, जो मुझे लगेगी पहुँचानी चाहिए वो पहुँच जाएगी, ठीक है। तो अपन अब पढ़ते हैं, चलो अपन क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि फिर 10-15 धाराएँ कवर करनी है।
चलो सबसे पहले बात करते हैं धारा 246 की। ये क्या है? खतरनाक खुदाई के बारे में। जो अपन खतरनाक बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए ना पीछे भी, भाई खतरनाक भवन है, खतरनाक रोग भी आएगा एक आगे। अब ये खतरनाक खुदाई है, ये क्या है? मान लो आप कोई खुदाई कर रहे हो, कोई खनन का काम कर रहे हो, चाहे कोई जैसे हीरे निकाल रहे हैं, जवाहरात चांदी का खनन हो रहा है, चांदी की खान है तो वहाँ से कोयले की खान है, कुछ भी ऐसा खनन हो रहा है, या फिर आप क्या कर रहे हो, जमीन से कोई पत्थर निकाल रहे हो, मिट्टी निकाल रहे हो, कोई भी ऐसा पदार्थ निकाल रहे हो जिसकी वजह से क्या हो, स्थानीय निवासियों को खतरा हो सकता है या उसकी संभावना है, दोनों कंडीशन में। भाई उससे ये है कि ये ढह सकती है, या उसकी वजह से कोई गैस लीक हो रही है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उससे बचाने के लिए, भाई ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उससे बचाव के लिए क्या करेगी नगर पालिका? उस खान के मालिक को लिखित नोटिस देकर उस काम को रोकने का या जो खतरा हो रहा है उसको निपटाने का काम करवाएगी। जैसे मान लो उसके खान के अंदर पानी भरने का डर है, भाई खान के अंदर पानी भर जाएगा, तो क्या करेंगे? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके लिए या तो कुछ जुगाड़ कर लो कि भाई खान में पानी नहीं भरेगा, हमने एक पक्का इंतजाम कर दिया, या कर दो, या फिर काम रोक दो, भाई अब खान काम करवाएंगे नहीं हम। तो 2 नोटिस दे सकती है नगर पालिका 2 काम के लिए। फिर इसके अलावा मान लो राज्य सरकार के द्वारा कोई खनन का काम करवाया जा रहा है, भाई ये तो नगर पालिका या कोई प्राइवेट बंदा था, उसने ऑर्डर लेके काम कर रहा था, पर लेकिन अगर राज्य सरकार इन्वॉल्व हो उसके अंदर, तो खनन आदेश और खनन को बंद कराने का आदेश दोनों के दोनों, भाई खनन का ऑर्डर भी कौन ही जारी करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, और खनन को बंद करवाने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। मतलब इसमें नगर पालिका ऑर्डर नहीं देगी, सिंपल बात इतनी है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, भाई ये नहीं देगा, ये देगा, ठीक। नगर पालिका केवल बाड़ लगवा सकती है, उसका खर्चा किससे ले लेगी? किसे लेगी? जो स्वामी है उससे लेगी, सिंपल है। तो ये वाली बात होती है। तो 246 क्या कहता है कि अगर खतरनाक खुदाई क्या होता है, तो सिंपल ये कि कोई भी खनन का काम हो रहा है, कोई भी जमीन से कुछ भी ऐसी चीज़ निकाल रहे हो, पत्थर हो चाहे मिट्टी हो चाहे कुछ भी चीज़ निकाल रहे हो, और उससे आसपास रहने वाले लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई नुकसान होने की, कोई क्षति होने की आशंका है या हो सकती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो नगर पालिका नोटिस देती है खान के मालिक को, भाई साहब आप या तो काम रोक दो, या फिर जो खतरा होने वाला है, जो खतरा लग रहा है उसको प्रिवेंट करो, उसकी सुरक्षा प्रदान करो। अगर मान लो खनन का ऑर्डर राज्य सरकार ने दिया है तो खनन बंद करने का ऑर्डर भी राज्य सरकार ही देगी, लेकिन नगर पालिका उसके चारों तरफ बाड़ लगवा सकती है ताकि हानि से कुछ बचा जा सके, और उसका खर्चा जो बाढ़ लगाएगी उसका खर्चा कौन देगा? तो स्वामी ही देगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 247 पे। ये क्या है? परिसरों का अनुमति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के उपयोग में नहीं लिया जाएगा। ये क्या है? देखो, नगर पालिका के अंदर अगर आप कोई भी पशु पक्षी पालना चाहते हो ना, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। आप नगर पालिका से एप्लीकेशन लिख के दोगे, नगर पालिका आपको परमिट कर देगी, हाँ भाई ये पशु है, इसको आप रख सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से कोई न्यूसेंस पैदा नहीं होती है। न्यूसेंस आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, ऐसी कोई भी चीज़ चाहे उसकी जो इंद्रियों हैं उसको नुकसान पहुँचा रही है, ऐसे समझ लो। न्यूसेंस का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी इंसान को उसकी इंद्रियां हैं उसके तहत नुकसान पहुँचाए, सूंघने से लेके, सुनने से, देखने से, महसूस करने से, इन सभी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नगर पालिका क्या करती है? अनुमति दे दी, कुछ फीस भी ले सकती है उसके लिए, और लेकिन वो क्या कर सकती है? कुछ पशु पक्षियों के लिए छूट भी दे सकती है। भाई एक लिखित ऑर्डर निकाल देगी, भाई इस तरह के पक्षी आप आराम से रख सकते हैं, उसके लिए नगर पालिका की परमिशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये वाला काम क्या है, समझ में आ गया? तो आपको पशु पक्षी रखना है तो उससे पहले नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन के साथ वो फीस भी ले सकती है, और कुछ जानवरों के लिए वो छूट भी दे सकती है। फिर आ जाते हैं धारा 248 में। ये क्या है? धारा 248 कतिपय पशुओं और पक्षियों का अभिग्रहण। ये क्या है? मान लो 247 मतलब पिछली वाली धारा, ये वाली, इसके तहत आपने कोई पशु पक्षी रखा हुआ है, या फिर कोई लावारिस पशु है जिसकी कोई भाई बाहर घूम रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? जनता को परेशानी हो रही है, तो क्या होगा? नगर पालिका उसे पकड़ती है, पकड़ कर एक बाड़े में कहीं रख देगी। अगर 7 दिन में उसका मालिक आकर उसे ले जाता है उस पशु को, तो वेल एंड गुड है, तो तो क्या करेगी? तो जो खर्चा नगर पालिका ने उसको संभाल के रखने में किया है, भाई उसको संभाल के रखा ना इतने दिन, तो उसका खर्चा दे देगी वो बंदा, तो नगर पालिका उसको उसका पशु लौटा देगी। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर नहीं आता तो उस पशु को क्या कर देते हैं? वो नीलाम कर देंगे। नीलाम किया, जो पैसा है उससे अपना खर्चा निकाल लिया, और बाकी जो पैसा है उसको सीएमओ साहब के पास अस्थायी रूप से जमा करवा दिया। और जिस तारीख को बेचा था, जिस तारीख को नीलामी की थी, उससे 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के भीतर अगर वो जो स्वामी है वो दावा करता है उस पैसे का, तो पैसा उसको दे दिया जाता है। अगर दावा नहीं करता है तो वो पैसा कहाँ जमा हो जाएगा? नगर पालिका निधि में जमा हो जाता है, ठीक है। ये नीलामी वाली प्रोसेस मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, कई बार आती है, रिपीट होगी आगे भी, ठीक है। तो सेम ही प्रोसेस है। तो 248 क्या कहता है कि आपका कोई पशु पक्षी है,
जिसमें आपने परमिशन तो ले रखी है नगर पालिका से, लेकिन वो जनता को परेशान कर रहा है, या कोई लावारिस पशु है जो जनता को परेशान कर रहा है, तो नगर पालिका क्या करती है, उन्हें पकड़ती है, पकड़ के कहीं ले जाके रख लेती है। अगर 7 दिन के अंदर उसका मालिक आके उसको ले जाता है तो नगर पालिका उससे ले लेती है पैसे, 7 दिन 8 दिन जो भी रखा है उसको संभाल के उसके, और अगर पैसे दे देता है उसके बाद वो अपना पशु ले जा सकता है। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर कोई नहीं आता उसे लेने, तो नगर पालिका क्या करती है, उसे नीलामी कर देती है। उसकी नीलामी करके क्या करती है, नीलामी करके उसको बेच देती है। बेचने के बाद जो पैसा आता है उसमें से अपने खर्चे निकाल लेती है, और जो पैसा बच जाता है उसको सीएमओ के पास रखती है। किसके पास रखती है, सीएमओ के पास, ये याद रखना है आपको, ठीक है, सीएमओ के पास रख दिया। फिर अगर 90 दिन, उसके बाद 90 दिन का टाइम देते हैं, 90 दिन के अंदर अगर वो व्यक्ति जो स्वामी था उस गाय भैंस जो भी था उसका स्वामी था, और वो स्वामी आकर 90 दिन के अंदर नगर पालिका बोलता है भाई साहब मेरे को नीलामी की थी उसके पैसे दे दो, अगर वो दावा करेगा तो उसको पैसे दे दिए जाएंगे। अगर वो दावा नहीं करता है तो वो सारे के पास सारे पैसे नगर पालिका की निधि में जाके जमा हो जाएंगे। बात खत्म, आगे चले, ठीक है। धारा 249 ये क्या है, संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति। तो क्या होता है, मान लो आपका कोई डॉगी है, उसको रेबीज हो जाता है, तो रेबीज से ग्रसित कुत्ते या संभावित ग्रसित पशुओं को या कुत्तों को जो सीएमओ साहब वो क्या करते हैं, इनको नष्ट कर सकते हैं या नियत अवधि में सीमित करवा सकते हैं। सीमित मतलब जैसे उनको पकड़ कर कहीं रख सकते हैं, या उनको नष्ट मतलब उनको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उनको फिनिश भी किया जा सकता है नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। इसके अलावा फिर क्या निकालते हैं, तो ये लोक नोटिस द्वारा भटकते हुए जानवरों पर बैन भी लगा सकते हैं। कितने, फिक्स टाइम तक के लिए, भाई एक फिक्स टाइम तक के लिए उन पर बैन लगाया जा सकता है। तो ये क्या बात हुई, देखो सिंपल बात है, अगर कोई कुत्ता है पागल हो गया, वो बोलते हैं ना पागल कुत्ता हो जाता है, तो वो एक तरह से उसे रेबीज हो जाता है, इस वजह से वो पागल होता है। तो अगर कोई ऐसा पागल कुत्ता है तो उसको क्या करते हैं, नगर पालिका पकड़ती है, पकड़ कर ले जाती है, या तो उसको मार देती है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। आपको पता है पागल कुत्ते ऑटोमेटिकली मर जाते हैं, और या फिर उसको पकड़ के रखेगी। दूसरा क्या करती है, एक लोक नोटिस भी निकाल देती है कि जो भी भटकते हुए जानवर है उन पर बैन लगा देती है। क्या कोई भी जानवर भटक रहा है तो उसको तुरंत नगर पालिका वाली गाड़ी उठाकर ले जाती है। तो वही बात इसमें बोली गई है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो जाती है क्योंकि अपन समझना नहीं चाहते नॉर्मली। तो ये काम होता किसका है, बस ये याद रखना, सीएमओ साहब करते हैं। कौन करते हैं, सीएमओ साहब ऑर्डर निकालते हैं, और सीएमओ साहब के ऑर्डर के बाद नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो ये सारा काम करते हैं, ठीक है। फिर 250 आ जाता है, ये क्या है, परिसरों के भीतर पशुओं के न्यूसेंस रोकने की शक्ति। ये क्या है, भाई आपका सोसाइटी है कोई, या आप रहते हो कॉलोनी में, उस कॉलोनी में आपने परमिशन लेके कोई पशु रखा हुआ है, पशु पक्षी रखा हुआ है, पशु परमिशन तो ले रखी है आपने, पर उसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आस पड़ोस में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। या तो गोबर कर रहा है उसकी वजह से बहुत बदबू आ रही है, मीथेन गैस हो जाती है तो उसकी वजह से है, या रात भर कोई कुत्ता रखा हुआ है वो रात भर चिल्लाता है तो लोग सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद खराब हो रही है। तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो पैदा होती है, तो क्या होता है, तो सीएमओ साहब एक ऑर्डर निकालते हैं और पशु के मालिक को बोलते हैं कि जो न्यूसेंस आपकी वजह से हो रही है, या तो आप जो गंदगी कर रखी है गाय भैंस वाली उसको साफ करवाओ, कुत्ता है उसके पट्टा वट्टा कुछ ऐसा लगवाओ ताकि वो भूखे नहीं, उसका इलाज करवाओ, तो वैसा करो। उसके बाद अगर ऐसा नहीं करते हो तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी पशु मालिक अगर न्यूसेंस की समस्या समाप्त किया नहीं करते हैं तो उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। लाइसेंस रद्द करने का ऑप्शन देते हैं कि भाई अगर आप अब की बार नहीं किया तो हम आपका लाइसेंस मिटा देंगे। उसके बाद भी नहीं करते तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और आपके पशु को जब्त करके उसकी नीलामी कर दी जाती है। आपसे इस बार पूछेंगे नहीं, ना आपको मौका देंगे दावा, क्योंकि आपके पशु की वजह से परेशानी हो रही है, तो करना ही करना है। आई समझ में। तो क्या बात है इसमें अंदर, भाई आपके पास कोई पशु, मान लो आपके पास गाय है, उसके गोबर की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप साफ सफाई नहीं रखते, इस वजह से हो रहा है। सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो सीएमओ साहब हैं वो आपको एक बार बोलेंगे भाई साहब आप इतने दिन के भीतर ये जो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है लोगों को गोबर वगैरह, तो इसको साफ करवा दो। मान लो आप नहीं करवाते हो, सीएमओ साहब एक और बार बोल देंगे भाई साहब इस बार कराओ, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा मैं। फिर भी आप नहीं करते तो लाइसेंस को रद्द कर देते, आपके गाय को उठाएंगे, ले जाएंगे, बेच देंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, बेच के अपना जो न्यूसेंस है उसको हटा देंगे और कोई पैसा वैसा वापस नहीं मिलेगा इसमें। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप सरकार का जो नगर पालिका ने जो आपको ऑर्डर दिया था वो आपने फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 251 पे। ये क्या है, डेयरी की अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, क्या होता है लाइसेंस। क्या होता है लाइसेंस। तो डेयरी के लिए लाइसेंस कैसे लिया जाएगा उसकी बात हो रही है इसमें। देखो नगर पालिका आपको परमिशन दे सकती है लेकिन कुछ कंडीशन लगाएगी साथ में। तो नगर पालिका परमिशन देती है, शर्तों के साथ देती है। व्यापार है तो दुधारू पशु या दुग्ध भंडार या विक्रय के लिए आप क्या करना होगा आपको, तो नगर पालिका मतलब आपको नगर पालिका से क्या लेना होता है,
लाइसेंस। लेकिन नगर पालिका अगर वो लाइसेंस वो कभी भी 1 महीने का आपको नोटिस देगी, भाई 1 महीना, जैसे आपको फरवरी में नगर पालिका हटाना चाह रही है तो क्या करेगी, जनवरी में आपको नोटिस दे देगी और फरवरी में आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी, जो डेयरी है वो बंद करनी पड़ेगी। तो नगर पालिका 1 माह का नोटिस देकर वो लाइसेंस वापस ले सकती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अगर डेयरी को बंद करने का आवेदन कर देता है मजिस्ट्रेट से, तो मजिस्ट्रेट आदेश देकर उसे बंद करवा सकता है। तो 2 तरीके हैं डेयरी बंद करवाने के, या तो जो नगर पालिका है वो 1 महीने का नोटिस देगी और उस बंदे से, डेयरी के स्वामी से बंद करवा लेगी, या फिर सीएमओ साहब क्या करते हैं, जो मजिस्ट्रेट अपने, तो मजिस्ट्रेट जी को क्या देते हैं, डेयरी बंद करने का एप्लीकेशन देते हैं। उनको लगता है कि सही एप्लीकेशन दिया है तो वो उसे उस मजिस्ट्रेट साहब है तो एक ऑर्डर निकाल देंगे, ऑर्डर निकाल के उस डेयरी को बंद करवा देंगे। ठीक है। इसके अलावा मान लो आपने बिना लाइसेंस के या शर्तों का उल्लंघन करके या लाइसेंस रद्द होने के बाद भी क्या किया, डेयरी चलाई है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 5,000 10,000 का जुर्माना और 50, और उसके बाद भी आप जारी रखते हो तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो डेयरी वाले एक साथ समझा देता हूँ। देखो, आंखें बंद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, क्या हुआ, क्या बोला मैंने। सबसे पहले ये बोला कि डेयरी लगाना है तो उससे पहले आपको नगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ेगी और नगर पालिका परमिशन के साथ कुछ कंडीशंस आपके ऊपर लगा सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद नगर पालिका 1 महीने का नोटिस देकर आपको जो लाइसेंस दिया है उसको रद्द कर सकती है, उसको वापस ले सकती है। दूसरा तरीका क्या है, सीएमओ साहब मजिस्ट्रेट साहब को क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिख के देंगे कि इस डेयरी को बंद करवा दीजिए। मजिस्ट्रेट आपको लगता है कि डेयरी को बंद कराना चाहिए तो वो बंद करवा देंगे ऑर्डर निकाल के। ठीक है। फिर अगर आपने बिना लाइसेंस के या लाइसेंस रद्द होने के बाद या फिर उसकी शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई काम करते हो तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा 5,000 से 10,000 रुपये का। अगर उसके बाद भी आप अपना अपराध कंटिन्यू रखते हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 50 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। आगे समझ में ईजी है। क्या पढ़ा अपन ने, 251। इसके बाद आ जाती है हमारी धारा नंबर 252। ये क्या है, कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्ग को प्रतिसिद्ध करने की शक्ति। ये क्या होता है, मान लो कोई ऐसा रूट है, छोटा सकड़ा रूट है जहाँ से शाम के टाइम ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई रूट है, या ऐसा कोई रोड है जहाँ पे भारी वाहन चलते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन सब के लिए नगर पालिका क्या क्या कर सकती है वो सारी बात। तो नगर पालिका एक लिखित नोटिस निकालेगी और सार्वजनिक मार्ग में यातायात पर स्थायी या अस्थायी बैन लगा सकती है जनता की सुविधा के साथ। मान लो अभी सवाई माधोपुर है, उसके अंदर एक फेस्ट होने वाला है, सवाई माधोपुर का भी वो है ना स्थापना दिवस, तो बहुत सारे फेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा। तो जो सवाई माधोपुर में एक मेन पुलिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए उसका डाइवर्जन किया है, इस बार किया है ना, तो नगर पालिका ने परमिट किया है वो। तो आया समझ में, सार्वजनिक मार्ग में यातायात पर स्थायी या अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया उधर कि भाई सिर्फ सरकारी गाड़ियाँ उधर जाएगी और गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो क्या एक प्रतिबंध है एक तरह से, वह अस्थायी प्रतिबंध है ना, किसने लगाया, नगर पालिका ने। दूसरा, भारी वाहनों पर रोक लगा सकती है कि बड़े बड़े वाहन नहीं जाने चाहिए, उसकी वजह से रोड खराब होती है, कुछ और ही प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मार्ग या निर्माण कार्य में क्षति ना हो, इसलिए ये लोक सुविधा के लिए फायदेमंद है, इसलिए नहीं जाने देंगे। या विशेष समय हेतु वाहनों का प्रवेश और आवागमन बंद किया जा सकता है, जैसे कि गोपालपुरा पुलिया, ठीक है, या गोपालपुरा का वो जो चौराहा है नीचे वाला, वहाँ देखो शाम के टाइम पे और सुबह 10-11 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं या किसी पर्टिकुलर तरह की गाड़ियों को बैन किया जा सकता है कि भाई ये तो वाली गाड़ियाँ इधर से नहीं निकलेगी, उधर से निकलेगी लंबे वाले रूट से, ऐसा किया जा सकता है ना नगर उससे नगर निगम जयपुर के द्वारा, तो किया जा सकता है। तो ये वाली परमिशन, तो विशेष समय मतलब मान लो 11 बजे से 12 बजे के लिए बंद करवा दे, या शाम को 5 से 7 उधर से निकलना है आपको, ऐसा बोल सकती है। ठीक है। इसके अलावा जलापूर्ति, जल निकास, प्रकाश व्यवस्था, मरम्मत संबंधित कार्य के दौरान स्थायी रूप से बंद। भाई कोई रोड पे कोई भी काम, किसी भी तरह का रोड संबंधित कोई भी काम चल रहा है तो एक तरह से डाइवर्जन लगा देगी, भाई इधर से निकल के चले जाओ। फिर पैदल मार्ग का यूज़ साइकिल हेतु करने की परमिशन, जो अपने यहाँ तो नहीं होता, ये फॉरेन में काफ़ी चलता है कि एक पैदल रूट होता है साथ में साइकिल रूट होता है, लेकिन अपने यहाँ पैदल वाले को साइकिल के रूप में यूज़ करने की परमिशन भी दी जा सकती है। ठीक है। फिर आगे रास्ता बंद है का बोर्ड लगाना कंपलसरी है, मतलब आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो डाइवर्जन वगैरह से रिलेटेड तो आपको वो डाइवर्जन वाला बोर्ड है, यानी आगे रास्ता बंद है वाला एक बोर्ड, साइन बोर्ड लगाना जरूरी होता है। तो ये 252 है। क्या क्या है, सिंपल है, नगर पालिका यातायात से संबंधित कोई भी प्रतिबंध लगा सकती है, लोक नोटिस निकालना है और एक बंद रास्ता बंद आगे उसका एक साइन बोर्ड लगाना है। ठीक है। तो आगे समझ में, आगे चलें। 253 की बात करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग विनियमन। ये क्या है, नगर पालिका क्या कर सकती है, यातायात को सही करने के लिए या जनता की हेल्प के लिए क्या कर सकती है, फुटपाथ या जो सड़क के किनारे जो जगह होती है ना एक्स्ट्रा, उस जगह पे पब्लिक पार्किंग की व्यवस्था करवा सकती है और उसके लिए कुछ फीस वगैरह भी ले सकती है। सिंपल यही बात है।
सिंपल 253 इतना ही कहता है। क्या कहता है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है आपको सही ढंग से। तो पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए क्या कहते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा नहीं होता कि बड़ा सा कट होता है तो वहाँ पे अच्छी खासी जगह निकल आती है, तो उस जगह को अच्छी तरह यूटिलाइज करने के लिए थोड़ी रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है नगर पालिका और लोगों को सुविधा मिल जाती है, तो उसके लिए ये काम किया जा सकता है। 254 ये क्या है, सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना। यानी जैसे कि मान लो नगर पालिका ने कोई गार्डन बना रखा था और अपने इधर से बीकानेर जोधपुर साइड से आए कोई लोग, वो आते हैं लड़ियाँ लेके, लड़ियाँ भेड़ बोलते हैं हमारे इधर, तो लड़ियाँ बोलते हैं उनको, तो भेड़ लेके आते हैं, उसके अंदर डाल दिया रात रात में पार्क के अंदर और बढ़िया आराम से चिल कर रहे हैं। अगले दिन नगर पालिका को पता चलता है भाई साहब भेड़ लेके आ गए, आराम कर रहे हैं यहाँ। तो नगर पालिका की अनुमति के बिना नगर पालिका किसी भूमि या सार्वजनिक भूमि पर यानों या जानवरों को ठहराया जाता है तो आपके ऊपर 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना और 50, अगर उसके बाद भी जारी रखते हो तो 50 से 100 रुपये का पर डे के हिसाब जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे समझ में। तो बिना परमिशन के जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आ जाता है 255, ये क्या है, अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। भाई अपन फायर ब्रिगेड की इन द एंड क्या बोलना चाह रहा है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए भाई नगर पालिका में। 255 क्या कहता है, तो स्वामी या अधिभोगी परिसर में अग्नि की व्यवस्था करें। हाँ, ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये 255 वो है कि जैसे अभी कोचिंग वालों के लिए नहीं कहता कंपलसरी, सूरत में हुआ था वो कांड, उसके बाद कि सभी कोचिंग संस्थाओं में एक तो एक्स्ट्रा रास्ता होना चाहिए निकलने के लिए और साथ में पूरा प्रॉपरली जो फायर वाला सिस्टम है वो पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा उनको, था ना ऐसा कुछ। तो वही वाला बात हो रही है यहाँ पे कि स्वामी, जो कोई भी ऐसा स्वामी है, घर में भी ये कंपलसरी है, घर अधिभोगी है, अगर वो अपने मकान है उसको फायर से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन चाहिए होते हैं वो सारे यूज़ कर रहा है, करेगा, उसके बाद ही उसे एनओसी दिया जाएगा अधिभोग के लिए। मतलब यूज़ तभी कर सकता है वो मकान को जब उसने ऐसा कुछ इंस्टॉल कर रखा हो। तो नगर पालिका द्वारा या प्राधिकृत अधिकारी स्वामी को एनओसी तभी देता है जब उसने परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कर रखी हो, ठीक है। फिर आता है 256, ये क्या कहता है, अग्निशमक दल यानी फायर ब्रिगेड की स्थापना और रखरखाव का काम कौन करेगा, नगर पालिका करेगी। सिंपल है, 256 तो प्लेन। भाई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करेगी कौन, नगर पालिका करेगी, नगर पालिका के अंदर तो। फिर आता है 257, ये थोड़ा अच्छा है, देख सकते हैं, आग बुझाने के लिए अग्निशमक दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ। तो ये नाम याद रखना, इनमें से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब, जिला कलेक्टर की बात हो रही है, नगर पालिका के सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अन्य नगर पालिका अधिकारी, अग्निशमक दल है उसके निदेशक, अग्निशमक यानी फायर ब्रिगेड के सदस्य, या कांस्टेबल रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी। इस पे फोकस करना बस। किसकी बात हो रही है, कांस्टेबल रैंक से ऊपर यानी हेड कांस्टेबल भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखनी है, हेड कांस्टेबल वाली, ये वाला पूछेगा भी, तो कांस्टेबल रैंक से ऊपर वाला होना चाहिए, वही बंदा इसके लिए एलिजिबल होगा। आग बुझाने के लिए किसी भवन में भूमि में प्रवेश और उसे गिराने का, मान लो ऐसी कोई बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा आग लगी, उसको गिराने पर ही वो आग बुझेगी, तो गिरा भी सकते हैं। उसमें एंटर करने, कभी कैसे भी एंटर कर सकते हैं, किसी भी मार्ग को ब्लॉक कर सकते हैं, भाई इस रास्ते से कोई भी यातायात नहीं आएंगे। और मुख्य जो मेन पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन, उसको बंद कर सकते हैं ताकि जहाँ पर आग लगी है वहाँ पे प्रेशर अच्छा सा मिल सके। इसलिए कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है तो उसको ज़बरदस्ती उठा के जेल में पटक देंगे। या अन्य उपाय जो जान माल की रक्षा के लिए आवश्यक है, वो सारे उपाय किए जा सकते हैं। किसके द्वारा, ऊपर दिए गए बंदों के द्वारा ऑर्डर दिया जाकर सारे काम कर दिए जाएंगे। आए समझ में। तो ये बंदों के पास ये वाली नीचे वाली सारी पावर्स। इसके अलावा फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने या जान माल की रक्षा हेतु कोई कार्य किया गया है और उससे कोई हानि हो जाती है, मान लो दीवार थी, दीवार में हथौड़ा मारा, उसको तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की, सीढ़ियाँ लगा के जा रहे हैं या कुछ और भी टूट फूट कर रहे हैं, वो भाई आग बुझाना मेन मोटिव है, लोगों को बचाना, जितना भी सामान बचाया जा सकता है। तो मेन मोटिव, मान लो किसी की जान बचानी है, उसके लिए पूरी दीवार तोड़नी, तोड़ देंगे वो। किसी की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे उस टाइम पे, तो वो जब दीवार तोड़ी उसका मालिक ये नहीं बोलेगा मेरी दीवार कैसे तोड़ दी, इसका खर्चा दो मेरे को, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे धारा नंबर 257। फिर आते हैं धारा नंबर 258 पे, ये क्या है, प्लास्टिक थैलियों के निर्माण आदि पर प्रतिबंध तथा उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति। तो राज्य सरकार क्या करती है, ऑर्डर निकालती है, नगर पालिका को बोलती है भाई प्लास्टिक की थैली जहाँ बनती है, जहाँ बिकती है, जहाँ पर इसका यूज होता है, उसको सबको बैन कर दो, ठीक है। अगर उल्लंघन करते हैं 3 महीने की सजा, 100 से 1000 रुपये का जुर्माना, और उसके बाद भी कंटिन्यू रखते हैं तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगा दो भाई साहब। तो प्लास्टिक थैलियों बैन लगाने की अल्टीमेट पावर किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार की परमिशन के बाद नगर पालिका काम पे आती है और वो उसको बैन लगाती है। बैन लगाने के बाद भी अगर लोग नहीं सुधरते तो पकड़ेगी, या तो 3 महीने तक जेल में डाल सकती हैं, 100 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना ले सकती है, या 50 रुपये पर डे के हिसाब से
आगे कंटिन्यू रखता है तो जुर्माना लिया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है धारा नंबर 259। ये क्या है? कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। ये क्या होता है? मान लो आपने सीवरेज कनेक्शन नहीं लिया, धारा 202 में दिया हुआ है अपने पास, धारा 202 के तहत आपने सीवरेज का कनेक्शन नहीं लिया और नगर पालिका की परमिशन भी नहीं ली और शर्तों का उल्लंघन कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, और किसी मार्ग या खुले स्थान पर पानी, मल, दुर्गंध युक्त तरल फेंक रहे हो, तो आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा? 5,000 का लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपको सीवरेज का कनेक्शन लेना चाहिए तो वो लिया नहीं, आप बाहर डायरेक्टली बहा रहे हो पानी, तो वो गलत तरीका है, तो उस वजह से 5,000 का जुर्माना लग सकता है। मान लो आपने परमिशन ले ली थी रो धो के, भाई सीवरेज आया ही नहीं था उस मार्केट में, मतलब ऐसी जगह प्लॉट है आपका, वहाँ सीवरेज कनेक्शन नहीं है, तो कम से कम नगर पालिका से परमिशन लेनी चाहिए थी। परमिशन नहीं लिया, बाहर ऐसे बाहर हो, परमिशन नहीं ली मान लो, और परमिशन ले ली लेकिन बोला था सही तरीके से बहाना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? सही तरीके से बहा भी नहीं रहे हो, तो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको 5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद 260 है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छी धारा है, बिल्कुल रिदम में आराम से, क्योंकि इसके बाद एक नया रिदम बन जाएगा तो अपन वहाँ से आराम से कंटिन्यू रखते हैं। तो 259 तक आज की धाराएं कंप्लीट हो जाती हैं हमारी, और जो समझा है मुझे आशा है आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो जो समझा है ना उसको अप्लाई करना इतना ईजी नहीं है, वो प्रैक्टिस से, थोड़ा मोटिवेशन से, खुद को थोड़ा डिसिप्लिन का रखने के साथ ही आप कर पाओगे। और क्लासेज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों के साथ पहुँचाया करो, परिजनों के पास पहुँचाओ, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और पक्का है जब एक वैकेंसी आएगी तब आपको इसका बेनिफिट ज़रूर दिखेगा 100%, क्योंकि जब आप देखो जो जीरो पे है ना उनके लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि एक बार इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, इजी लैंग्वेज में अच्छे कंटेंट के साथ कवर करना बहुत ज़रूरी है। इस कंटेंट को वाइड और किया जाएगा जब मुझे और अच्छा, जैसे वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद मैं इस पर और अच्छा फोकस करके अच्छी खासी रिवीजन, जैसे एक चैप्टर को एक क्लास में ख़त्म कर देना, या अच्छे खासे 2-3 चैप्टर को मिला के एक क्लास बना दूंगा, ताकि इससे क्या रहेगा आपको रिवीजन करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। नोट्स को भी थोड़ा और अपग्रेड कर दूंगा, जो मुझे लगता है कम ज़्यादा हो गया है, कुछ गलतियाँ, देखो मैं प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, बहुत जगह आपने देखा होगा, यहाँ पर भी जैसे मैंने ये भटकने वाला अलग अलग लिखा हुआ, क्योंकि वो इतना जल्दी नहीं कर पाता, मैं लिखता हूँ और आपके सामने पेश कर देता हूँ, इतना होता है। और जितना टाइम मिलता है मैं आपके लिए बहुत जितना निकाल पाता हूँ उतना निकालता हूँ। अभी आज सैटरडे था, ऑफ है, तो इस वजह से मैंने आपकी क्लास रिकॉर्ड की है, डाल रहा हूँ, तो ऐसा होता है। जितना टाइम मिलता है आपके लिए निकालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बातें हों आप मुझे आराम से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे माध्यम आपके सामने रखे हुए हैं हमने। ठीक है, तो जैसा भी आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद।